वैशाली नगर का विधायक बनने के बाद रिकेश सेन हर दिन कुछ न कुछ नया काम करते रहते हैं और सुर्खियों में लगातार रहते हैं, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ दोस्तों, एक नाई की दुकान में वे बाकायदा दाढ़ी बनाते हुए देखे जा रहे हैं, और उसको देख करके लोग ये सोच जरूर रहेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो किसी की दाढ़ी बना रहे हैं। और दरअसल में इसके पीछे सीधा सीधा उनका एक संदेश है अपने समाज के लोगों को, जो बताना चाहते हैं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। ईश्वर ने जिस जाति जिस कर्म के हिसाब से आपको जिस परिवार में जन्म दिया है उस पर आपको गर्व होना चाहिए, उसमें शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। और काम चूँकि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए जो आपका पुश्तैनी काम है, जो आपका मूल काम है, उसको करते रहना चाहिए और उसमें शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग श्रीवास लोग जो है उनको लगता है कि शायद छोटी जाति के लोग सोच के उनको सम्मान नहीं देंगे। बड़े पदों पर पहुंचने के बाद श्रीवास की जगह श्रीवास्तव लिखने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो कि सेन है, तो सेन का एक सरनेम चूंकि बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेन न कह करके बंगाली सेन कहने लग जाते हैं। उसके पीछे सीधे सीधे ये रहता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक जो दायरा है, सामाजिक जो उठा बैठा है, उसमें कहीं ना कहीं वो ऊपर उठना चाहते हैं। रिकेश सेन ने आज रायपुर में दाढ़ी की दुकान पर, नाई की दुकान पर अपने हाथों से अस्तूरा चला करके अपने पूरे समाज को यह मैसेज दिया है कि आपको भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए और अपने समाज पे गर्व करना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो कि हमारे सेन समाज के ही थे, उन्होंने कभी भी अपनी जाति नहीं छुपाई, इसलिए आप भी मत छुपाइए। उन्होंने कहा कि मुझे अपने सेन समाज के होने पर गर्व है, और ऐसा उन्होंने अपने सेन समाज के गुरु शिरोमणि महाराज की जय का नारा भी लगाया था जब वो विधानसभा में शपथ लेने पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने शपथ ली थी। निस्संदेह रिकेश सेन का ये आज का काम एक बार फिर उनको एक बड़ी चर्चा में रखा हुआ है, और ये भी देखना है कि आने वाले समय में अपने किन नए कामों से एक बार फिर वो सुर्खियां बटोरते हैं। देखते हैं छोटी सी एक क्लिपिंग रिकेश सेन की। 16 जनवरी को ऑडिटोरियम, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जो साइंस कॉलेज के बाजू में है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा हूँ, जिसमें रोजगार मेला 10 से 15 हज़ार रुपये तक की जो लागत जिसको चाहिए, 10 से 15 हज़ार रुपये जो मासिक चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट नौकरी का इंतजाम, जो महिला ब्यूटी पार्लर चलाती हैं घर घर में, उनका रजिस्ट्रेशन, ताकि उनको विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत और अन्य केंद्र शासित योजनाओं के अंतर्गत उसको लाभ मिल सके। उसके लिए 16 जनवरी को मैं बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम कर रहा हूँ, जिसमें देश भर से सेन नाई समाज के लोग आ रहे हैं। मैं ऐसे ग्रुप में जुड़ा हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि बहुत लोग छत्तीसगढ़ से हैं और अन्य पूरे देश भर से इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को बताने का मकसद ही मेरा ये है, बनाने का मकसद ही यही है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं। कई IAS ऑफिसर हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जुड़ा हूँ, जो मेरे समाज के हैं। कई IPS हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग पदों में है। कोई नोएडा अगर रहते हैं तो नोएडा में आधी से ज़्यादा ज़मीन सेन समाज वालों की है। तो अपने समाज को आप भूलिए मत, अपने समाज के लिए आगे बढ़िए और लगातार आप अपने पहचान को ये बताइए लोगों को कि आप नाई समाज से हैं, आप सेन समाज से हैं, आप सेन समाज से हैं, ये लोगों को बताते रहिए। और आप अपने समाज को छुपाओगे, आप अपनी जाति को छुपाओगे, एक दिन आपको इसका नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब आप समाज में अपने बेटे और बेटी का विवाह करने निकलोगे, तो उस समय आप जब बताओगे कि मैं श्रीवास्तव बन गया था, डर के मारे मैं तो श्रीवास था, मैं दूसरी जाति का सेन, कई लोग सेन बताते हैं, बंगाली बताते हैं अपने आप को कि मैं बंगाली समाज से हूँ, अपने आप को छुपाते हैं। लेकिन जब आप शादी करने जाएंगे बेटे बेटी की सबकी, और उस समय जब समाज में रिश्ता खोजेंगे, तो उस समय आपको बड़ी तकलीफ होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कि फिलहाल जेल में बंद है, संजय सिंह, उनको दिल्ली की कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के लिए बाकायदा अनुमति दे दी है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर न सिर्फ नामांकन दाखिल कर सकते हैं, बल्कि जांच पूरी होने तक वहां पर ठहर भी सकते हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने से संजय सिंह शराब घोटाले वाले मामले में को लेकर के ईडी की जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे, और उनके पहले मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री, वो भी जेल में है। लेकिन इस बीच राज्यसभा का चुनाव आ गया है, और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से संजय सिंह पर विश्वास दिखाया है और उन्हें पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा के लिए बनाया है। इसके अलावा 2 अन्य प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं। अब वो हैं, एक तो ND गुप्ता,
उनको दूसरी बार संजय सिंह के साथ राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरी जो है वो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, और उनको पहली बार आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा की टिकट दी है। उनको सुशील कुमार गुप्ता की जगह ये टिकट दी गई है राज्यसभा की। सुशील कुमार गुप्ता जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के चुनाव से पहले स्थानीय राजनीति में अपनी सक्रियता निभाना चाहते हैं, और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इस बार उनकी जगह स्वाति मालीवाल को टिकट दी है। आपको बताते चलें कि 8 और 10 जनवरी की सुबह 11 बजे संजय सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा, जहां पर एक बार फिर अपने नामांकन पत्र जमा करेंगे, और उस समय दोनों दिनों में उनके नामांकन पत्रों की जब जांच हो जाएगी तब तक वो वहां खड़े रहेंगे, उसके बाद फिर उनको जेल ले जाएगा। बहरहाल राज्यसभा चुनाव की जो सरगर्मियों के बीच में इसके बाद 3 महीने बाद लोकसभा भी चुनाव है। आम आदमी पार्टी और सेंट्रल का जो टकराव है जग जाहिर है। देखना है कि अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, किस तरह अपने साथियों के साथ केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ईडी का मुकाबला करती है। अब एक खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई जैसी खबर मिल रही है वो ये है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विभिन्न दलों को एक करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन दल का संयोजक बनाया जा सकता है औपचारिक रूप से। हालांकि देखा जाए तो पिछले साल उन्होंने सभी दलों के लोगों से व्यक्तिगत रूप से जाकर के बातचीत की थी और ये इंडिया गठबंधन जो अलायंस है ये बनवाया था। तो निसंदेह एक बड़ी भूमिका उनकी हमेशा से इंडिया गठबंधन को बनाने में रही है, और एक औपचारिक स्वरूप की बात आती है कि जो संयोजन करता है, जो जोड़ता है, तो वो संयोजक होता है। और उनके नाम की चर्चा पिछले कई महीनों से चल भी रही थी, लेकिन इसको मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में, जबकि चुनाव के लिए सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, ऐसे समय में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन दल का, इंडिया अलायंस का संयोजक औपचारिक रूप से घोषित किया जा सकता है। और इसके लिए एक वर्चुअल बैठक इंडिया गठबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण दलों के बीच में बहुत जल्द होने वाली है। ये माना जा रहा है कि 2-4 दिनों के अंदर की फैसला हो जाएगा, और उसके बाद अगले सप्ताह इस बात की भी कवायद शुरू हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो विभिन्न राज्यों में जो गठबंधन होना, सीटों का जो बंटवारा होना है, उस पर भी अब पार्टी मतलब जो गठबंधन दल सारे हैं वो निर्णय ले लें, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो नीतीश कुमार एक बार फिर औपचारिक रूप से इंडिया अलायंस संयोजक बनने जा रहे हैं, और देखना है कि आने वाले समय में उनके संयोजन में इंडिया अलायंस की जो तमाम पार्टियां हैं किस तरह से सीटों के बंटवारे में सहमति जता पाती हैं। अब जो है 2 खबरें हैं वो छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ के नए नियुक्त प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके पहले दौरे को लेकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा उत्साह है, और सीसी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है। उसके साथ ही साथ एक चीज और है, वो ये कि लोकसभा की तैयारियों में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग जुट गए हैं। यहाँ दोस्तों विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद, और 1 महीना हो चुका है, और उसके बाद 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में बिना कोई विराम दिए, बिना आराम किए ये समय है कि एक नीति बनाई जाए। जो पराजय अभी हमने झेली है उससे कैसे निपटेंगे, ये सोच करके दीपक बैज ने अपने तमाम लोगों की टीम बनाई है, उस पर काम शुरू हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां बाकायदा शुरू कर दी हैं। बल्कि कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को लेकर के 3 महीने का एक प्रोग्राम बनाया उन्होंने। 100 दिन में मोदी की गारंटी को हमको पूरा करना है, और उसके लिए तमाम विभाग के जिम्मेदार पदाधिकारियों को टास्क दे दिया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसके अनुसार आप अपने कामों का क्रियान्वयन करें, योजनाएं बनाएं जो जनहित में आम पब्लिक को लाभ पहुंचा सके। बहरहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर चुके हैं अपने अपने तरीके से, और देखना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी तैयारियां क्या असर दिखाती हैं। अब एक महत्वपूर्ण खबर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव से। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि विधायक देवेंद्र यादव की कोयला खनन मामले में अग्रिम जमानत कल अजय सिंह राजपूत कोर्ट से खारिज हो चुकी है। 2 मार्च को उनकी अगली पेशी है, और उनके अन्य 4 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी हो गया। वहीं पर कल ही महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में जिस तरह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने पेश की है, उसमें ये जो गवाह है उसमें असीम दास वगैरह, उन्होंने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईडी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं इस चार्जशीट के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास करेंगे। निसंदेह
आगे लोकसभा चुनाव के पहले बल्कि इसका बहुत जल्दी कोई ना कुछ असर भी देखने को मिलेगा। वहीं इस बीच भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर में और अपने संदेश में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं कुछ नहीं है, वो जबरदस्ती प्रोपोगेंडा कर रही है, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा कोई मामला ही नहीं बन रहा है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अब देखना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की रस्साकसी इसका क्या परिणाम निकलता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।